आज हम लोग मौर्य वंश के विषय में पढ़ेंगे। मौर्य वंश का जो संस्थापक शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य वंश का दूसरा प्रमुख शासक बिंदुसार था, जिसका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व था। तीसरा प्रमुख शासक मौर्य वंश का अशोक था, जिसका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि मौर्य वंश के इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं। जैसे मौर्य वंश का सबसे प्रमुख इतिहास जानने का स्रोत जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, और दूसरा प्रमुख स्रोत जो है अशोक के अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेखों में स्तंभ लेख हैं, रामपुरवा स्तंभ लेख है, रामपुरवा है, उसके बाद सांची स्तंभ लेख है, भरहुत स्तंभ लेख है, इसके बाद प्रयाग में उसका एक लेख मिला है, उसके बाद कालसी है, भाब्रू है, फिर और भरहुत, कालसी और तमाम और अभिलेखों के माध्यम से मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और विदेशी यात्रियों के विवरण में मेगास्थनीज के इंडिका से हमें मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह मयूर था। और लेकिन मयूर था, ये कुछ लोगों का मानना था कि ये जिस क्षेत्र में या चंद्रगुप्त मौर्य था वहाँ मोरों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए वो मयूर उनका राजकीय चिन्ह बनाया गया। और इनके मौर्य वंश के काल में यूनानी यात्री मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायनोसियस भारत आए हुए थे। अब हम समझते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था। इसका पुरोहित कौटिल्य था। कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के शासन, साम्राज्य, प्रशासन और अर्थशास्त्र के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और सर्वप्रथम कौटिल्य जो तक्षशिला का पढ़ने वाला था, तो उसने भारत की स्थिति को देखा। और जब वो सिकंदर के जाने के बाद भारत में अराजकता का दौर था, तो उसने एक मौर्य साम्राज्य के रूप में एक बृहद साम्राज्य की कल्पना की। और सर्वप्रथम उसने चंद्रगुप्त को अपने शिष्य के रूप में चुना, और उसके माध्यम से उसने भारत में विजय अभियान चलाने का प्रयास किया। फिर उसने सर्वप्रथम पंजाब के क्षेत्रों में पहले एक सेना, पंजाब के क्षेत्र जो पंजाब और बलूचिस्तान या पश्चिमी अफगानिस्तान के आसपास पंजाब के क्षेत्र में जहाँ लड़ाकू जनजातियाँ ज़्यादा थी, उनको इकट्ठा करके एक सेना बनाई। और उस सेना के माध्यम से जो पंजाब के क्षेत्र में भारत प्रशासित पंजाब और पाकिस्तान पंजाब, बलूचिस्तान तक के क्षेत्रों में जो छोटी छोटी जनजातियाँ थी, उनको उन्होंने एक सेना के रूप में एकत्रित किया और पंजाब पर विजय प्राप्त की। पंजाब विजय प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अगला प्रयास किया। पंजाब विजय के बाद उन्होंने मगध पर आक्रमण किया, और मगध के प्रसिद्ध शासक घनानंद को पराजित करके जो है एक मगध पर साम्राज्य स्थापित कर लिया। फिर उसने सेल्युकस के साथ युद्ध किया। 305 ईसा पूर्व में जो सिकंदर का उत्तराधिकारी जो सेल्युकस निकेटर था, उसे 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस निकेटर को पराजित करके और अंत में उसको संधि करनी पड़ी। संधि के तहत उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, जो भारत के संदर्भ में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। सेल्युकस निकेटर अपने साम्राज्य का चार प्रांत जो है, चार राज्य या चार प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में देते हैं, जिसमें कहा जाता है काबुल, कांधार और हेरात आदि प्रमुख प्रदेश थे, जिन्हें वो सेल्युकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। तो इससे स्पष्ट है कि प्रथम बार जो है अफगानिस्तान के क्षेत्रों में भी भारत का साम्राज्य स्थापित हुआ था। और
उसने एक अपना राजदूत मेगस्थनीज को हेलेना, जो उसकी कार्नेलिया थी, उसकी पुत्री के साथ मौर्य साम्राज्य में भेजा, और मेगस्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में विस्तृत जानकारी दी है, जिससे हमें उस काल के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मेगस्थनीज ने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में जानकारी प्रदान की है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्मावलंबी था, और इसके गुरु जो भद्रबाहु थे, और इन्हीं के साथ अंत में इसने साम्राज्य जो है अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में छोड़कर श्रावण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने अपने सल्लेखना विधि द्वारा, सल्लेखना विधि जो जैन धर्म में है, जो जिसमें जो है लंबे समय तक लोग भूखे प्यासे अपने प्राण को त्याग करते हैं सल्लेखना विधि द्वारा, इस विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग दिया। मौर्य वंश का दूसरा प्रमुख शासक अशोक था, जिसका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। इसके पिता का नाम बिंदुसार था, पत्नी देवी थी जो विदिशा की महारानी थी। अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले शिव के उपासक थे। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो शासन प्राप्त किया था, जबकि क्योंकि अशोक के 5वें शिलालेख उसके जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है। आंतरिक युद्ध के कारण अशोक अपना राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद होता है, अर्थात 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है। अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता है। अशोक के बौद्ध गुरु मोगलीपुत्र तिस्य थे। अशोक के बारे में जानकारी उसके शिलालेखों से होती है। अशोक के 14 शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं, जबकि बृहत स्तंभलेख 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, आरामाइक लिपि और यूनानी लिपि में प्राप्त होते हैं। अशोक अपने अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग राज्य पर आक्रमण करते हैं, और 13वें शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करते हैं और कलिंग को विजित करते हैं, परंतु वहां जो है ये लगभग 1 लाख लोगों की हत्या होती है युद्ध में। परिणाम स्वरूप उनका हृदय द्रवित हो जाता है या परिवर्तित होता है। परिणाम स्वरूप वो अब जो सैनिक विजय की अपेक्षा जो है धम्म विजय को अधिक उपयोगी मानते हैं। धम्म विजय के लिए अशोक उसके बाद प्रयास करते हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा बौद्ध अनुसूत्रियों से पता चलता है कि अशोक जो है इस कलिंग युद्ध के पश्चात जो है बौद्ध धर्म के जो अहिंसक हो जाते हैं और अपने साम्राज्य में जो है अहिंसा को बढ़ावा देने लगते हैं। अभी कुछ नवीन रिसर्च और नवीन शोध हुए जिसपे इस थ्योरी को जो है कुछ कंटेम्प्ट करने का प्रयास भी किया जा रहा है कि कुछ अन्य कारण थे। अभी BD उपाध्याय और प्रोफेसर यूसी चट्टोपाध्याय और अन्य जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि हो सकता है, ये भी एक थ्योरी भी चल रही कि जो उसकी पत्नी जिसका नाम जो देवी था, जो कि विदिशा के एक वैश्य की पुत्री थी। क्योंकि विदिशा जो है बौद्ध धर्म का एक केंद्र रहा है, तो हो सकता है उस देवी जो उसकी पत्नी थी उसके प्रभाव में भी वो बौद्ध धर्म के प्रति पहले से अनुरक्त रहे हों, और जो कलिंग युद्ध के पश्चात वो इसी कार्य में लग जाते हैं। और उनके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं और वहाँ भी जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, जहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म बड़े पैमाने पर आज भी वहाँ जो है बहुसंख्यक में है बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म का अंतिम शासक बृहद्रथ था और उसके बाद मौर्य वंश समाप्त हो जाता है। और इस तरह से आज मौर्य वंश का इतिहास लेक्चर समाप्त हुआ, और अगला लेक्चर हम जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे।